और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये खबर आपको चेताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज हिंदुस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है और ये खबर डोकलाम से संबंधित है, क्योंकि चीन से जिस तरह से हिंदुस्तान की तनातनी लगातार चल रही है और पिछले एक हफ्ते से जो चीन का स्वर दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट है कि चीन एक लिमिटेड स्ट्राइक की तैयारी, यानी कि सीमित एरिया में युद्ध की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए सरकार तैयारियां पहले से कर रही है और उसी के तहत ऐसा माना जा रहा है कि आदेश दिया गया है कि डोकलाम और उसके आसपास जो तमाम लोग भारतीय मूल के रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि सेना का एक बड़ा जत्था डोकलाम की तरफ रवाना किया जा चुका है। यह सब कुछ सिर्फ एहतियात के तौर पर है, इस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबरें बन रही हैं आसार बहुत अच्छे नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तनाव बढ़ रहा है और यह भी माना जा रहा है कि नवंबर तक चीन का रुख कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि नवंबर में चीन में कांग्रेस का चुनाव होना है और उस वक्त यह तय हो जाएगा कि शी जिनपिंग वाकई में अपने नेतृत्व को बनाए रख पाएंगे या नहीं। इस बीच दुनिया में भारत और चीन को लेकर अब तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में सलाह आ रही है ब्रिटेन से कि किस तरह से दोनों देश आपसी सहमति और राय मशवरे के साथ तनाव को कम कर सकते हैं। Well, our position is to encourage both sides to come to a negotiated agreement, which is what they seem to be intent upon doing. So we would support any move in that direction. और आइए जरा आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करें विस्तृत तरीके से इस मैप के जरिए कि डोकलाम का ये इलाका हिंदुस्तान के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जबकि ये हमारे हिस्से का नहीं है, यानी कि हमारा इलाका नहीं है। आइए जरा डोकलाम के आपको महत्व को समझाएं। डोकलाम दरअसल भूटान, हिंदुस्तान और चीन के बीच एक छोटा सा इलाका है, पठार इलाका है, जो कि तकरीबन 230 स्क्वायर किलोमीटर का है। और आइए जरा अब इसकी बारीकी समझिए। ये है डोकलाम का महत्व। डोकलाम चुंबी घाटी के ठीक सामने है, इसलिए जिसके पास डोकलाम पर अपना वर्चस्व है वो चुंबी घाटी पर अपना वर्चस्व बना सकता है। चुंबी घाटी दरअसल सिक्किम में हमारे क्षेत्र में आता है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डोकलाम पर भूटान के रास्ते होते हुए चीन अपना कब्जा बना लेता है तो फिर चुंबी घाटी पर वो कभी भी जब चाहे तब आक्रमण कर सकता है। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं यही वो सड़क है जो डोकलाम के थ्रू निकलनी है और इसी सड़क की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। अब जरा आप जो ये देख रहे हैं ट्राई जंक्शन का इलाका, आइए जरा अब आपको ये दिखाएं और समझाएं कि चुंबी घाटी और डोकलाम हिंदुस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम इसे चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक। दरअसल मुर्गी की गर्दन की तरह ये सिर्फ 12 किलोमीटर का एक लंबा इलाका है जो आप लाल रेखा देख रहे हैं। अगर इस लाल रेखा पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन अगर अपना वर्चस्व डोकलाम पर बना लेता है तो इस लाल कॉरिडोर पर अपनी नजर डालकर वो हिंदुस्तान के पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को हिंदुस्तान से काट सकता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान परेशान है, क्योंकि 7 राज्यों से हमारा संपर्क टूट जाएगा अगर हम ये सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर पर अपने आधिपत्य खो बैठते हैं, जो कि चीन दरअसल सीधे नहीं लेकिन दबे छुपे करना चाहता है। और इसके लिए चीन ने एक पुरानी संधि का हवाला दिया है जो कि 1890 में उस पर हस्ताक्षर किया गया था चीन और ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। और उस वक्त से तिब्बत और सिक्किम के बीच की तमाम सीमाएं जो हैं वो निर्धारित नहीं हुई थी। पंडित नेहरू ने इस संधि को मानने से इनकार किया था 1954 में। और डोकलाम पर भूटान और चीन के बीच समझौते 1989, 1992 और उसके साथ 98, 99 में भी हुए थे। और बिना इस पर यह सहमति बनी थी कि तीनों पक्षों के बातचीत के बगैर 230 किलोमीटर के इस वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में कोई भी पहल नहीं की जा सकती। और यही बात आखिरकार 2012 में जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान और चीन के मिले थे, उस वक्त ये तय किया गया था कि अगर हिंदुस्तान, चीन और भूटान के बीच आपसी सहमति से डोकलाम का विवाद सुलझा तो ठीक, अन्यथा इस विवाद को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन चीन ने सड़क बनाने की अपनी परियोजना के तहत डोकलाम पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए वो 1890 की संधि का करार दे रहा है। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब शुरू होने जा रही है। कल से यह सुनवाई शुरू होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला भी सामने आता दिखेगा। अगर देखें तो राम मंदिर विवाद में
ये अब तक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है कि उसे भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि मस्जिद का निर्माण सिया ने किया था और इसलिए सिया समुदाय के लोगों का हक उस जमीन पर पड़ता है, उस मस्जिद पर पड़ता है जिसे बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स माना जाता था। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड का यह भी कहना है कि अगर राम मंदिर निर्माण के रास्ते में अड़चन है तो उसे दूर किया जाना चाहिए और मस्जिद का निर्माण सरयू के पार मुस्लिम बहुल इलाके में होना चाहिए, न कि वहां जहां श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इसे लेकर एक अलग सियासी खींचतान शुरू हो गई है। मैं तो ये कहूँगा जो उन्होंने बात दी है, एफिडेविट दिया है शिया बोर्ड ने, वो स्वागत योग्य है और इस जो मसला है इतने दिनों से पेंडिंग है, इसके हल की तरफ एक बड़ा कदम है। अच्छी बात है, बधाई उनको। वक्फ जो क्रिएट की गई है, बाबरी मस्जिद जो क्रिएट की गई, एक शिया वक्फ द्वारा बनाई गई, देयरफॉर ये एक शिया वक्फ है। शिया वक्फ होने के नाते एक्ट के अनुसार जो आगे चल के 95 में भी एक्ट बना, बीच में भी कई सारे एक्ट बने हैं, तो आया ये कि जो शिया वक्फ है वो उसके सुपरिटेंडेंस में आएगी। वो शख्स कल तक समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांगा, समाजवादी पार्टी के जो बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर फिरता था, आज वो अपना माथा टेक चुका है आरएसएस और बीजेपी के पास। लीगली उसका एफिडेविट की कोई अहमियत नहीं है। आइए आपको बताएं कि दरअसल इसकी सुनवाई किस तरह से होगी। यह पूरा मामला 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट जज के बेंच के सामने है, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल होंगे। यह सुनवाई सुब्रमण्यम स्वामी की टाइटल पर किया जा रहा है, जो उन्होंने याचिका दायर की थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टाइटल विवाद पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें राम जन्मभूमि के 3 टुकड़े कर दिए गए थे और इसमें एक हिस्सा रामलला विभाजन को मिला था, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था। लेकिन श्री राम मंदिर का निर्माण सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हिस्से में ही होने की बात कही जा रही है, क्योंकि वही जगह है जहां पर श्री राम जन्मभूमि को लेकर विवाद भी शुरू हुआ और जहां मंदिर बनाने को फैसला भी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई एक बड़े मुकदमे का आगाज है। अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू करेगा। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच इस अहम मसले पर सुनवाई करेगी। कल यह भी साफ हो पाएगा कि क्या इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी या फिर जिन लोगों ने अंतरिम राहत के लिए अर्जी लगाई है, पहले उन अर्जियों पर विचार होगा। यानी शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस अहम मसले पर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमने कई बार आपको ये खबरें दिखाई हैं कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में इतिहास को बदलने, उसे नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है और पूरी शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली में पाठ्यक्रम बदलाव एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। लेकिन गाहे बगाए इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं कि कैसे एक नया प्रस्ताव शामिल किया जाए जिसमें कि वंदे मातरम को गाया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस बात को लेकर जबरदस्त बहस चली कि वंदे मातरम हर सत्र में हर मौके पर गाया जाए और हर व्यक्ति को गाना पड़ेगा, इसे लेकर कंपलसरी बनाने की बात कही जा रही थी। उसे लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। लेकिन अब बीएमसी जो कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने यह तय किया है कि वो तमाम स्कूल जो बीएमसी के इलाके में आते हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा और ये अनिवार्य होगा। जाहिर सी बात है, राजनीति का एक नया अखाड़ा शुरू हो रहा है। शिवसेना और बीजेपी का राज देख रही बीएमसी ने एक प्रस्ताव पारित कर दोबारा वंदे मातरम पर बहस को जन्म दे दिया। बीएमसी ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके मुताबिक बीएमसी के सभी स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। हालांकि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है जिसे सरकार के पास भेजा जाएगा, लेकिन प्रस्ताव लाने पर ही सियासी बहस शुरू हो गई है। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारे सरकारी संस्थानों में अगर वंदे मातरम मैंडेटरी किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन हमको ये मैंडेटरी करना पड़ रहा है, कानून बनाना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। बार बार इस तरह की बातें उठाकर एक विवाद खड़ा करना
और वंदे मातरम को विवाद में लाने की कोशिश करना ये उचित नहीं। अभी महाराष्ट्र बोर्ड के नए इतिहास के पाठ्यक्रम का विवाद थमा भी नहीं था कि बीएमसी ये प्रस्ताव ले आई। महाराष्ट्र में 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए इतिहास का नया पाठ्यक्रम लाया गया है। इस पाठ्यक्रम में मुगल राजाओं का जिक्र काफी कम कर दिया गया है और शिवाजी के साम्राज्य से जुड़ी जानकारियों को ज्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही इस नए पाठ्यक्रम में रजिया सुल्ताना और मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र भी नहीं मिलता है, जबकि इस बार आपातकाल और बोफोर्स घोटाले को इतिहास की किताबों में शामिल किया गया है। साथ ही शेरशाह सूरी के बारे में भी कोई जिक्र इतिहास की किताबों के इस नए पाठ्यक्रम में मौजूद नहीं है। इन नई किताबों के कवर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। किताब के कवर पर अटक से लेकर कटक तक भगवा झंडे दिखाए गए हैं। साथ ही कवर पेज पर शिवाजी के सिवा किसी और शासक को भी नहीं दिखाया गया है। इतिहास का नया पाठ्यक्रम और अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने की कोशिश, इन दोनों कदमों ने एक बार फिर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर इतिहास बदलने की कोशिश के आरोपों को जन्म दे दिया है। ये प्रस्ताव आज जैसे ही सदन में पारित हुआ, विरोध के सुर भी दिखाई पड़े। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पार्षद इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किए। राज्य सरकार ये प्रस्ताव को अगर पारित कर देती है तो इस मुद्दे पर विरोध के सुर आने वाले दिनों में भी दिखाई देने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। लेकिन मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल में जो हुआ, हम उम्मीद करते हैं उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो कम से कम न्यूज़ नेशन एक बार देख लें। यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर ठुमके लगवाए जाते हैं, यहाँ पर डांस होता है, यहाँ बार बालाओं को बुलाया जाता है और उनका डांस होता है। सोचिए, ये है हमारा भविष्य जो हम बच्चों के हाथ में रख रहे हैं। क्या यही भविष्य हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर है जिसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आगे बढ़ाना चाहेंगे? मिर्जापुर की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। रात के अंधेरे में हुए इस डांस ने यूपी के शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप जमालपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव के प्रधान पर है, जिसने रक्षाबंधन की रात में स्कूल में बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम आयोजित किया। खबरों के मुताबिक गांव के प्रधान ने प्रधानाचार्य से स्कूल की चाबी मांग ली और स्कूल में डांस का प्रोग्राम रख दिया। इस फूहड़ डांस को देखने के लिए इलाके के कई प्रधान भी शामिल हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक शख्स डांसर के पास आता है और हाथ में पकड़े पैसे बार बालाओं को देता है। इसके बाद दूसरा शख्स भी ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद एक और बुजुर्ग वीडियो में बालाओं के साथ डांस करते हुए दिखाई पड़ता है। घटना की सूचना जब जिले के शिक्षा अधिकारी को लगी तो उन्होंने इस फूहड़ता की जांच के आदेश दिए। प्रधान द्वारा वहां पे ये डांस का प्रोग्राम आयोजित कराया गया था और वहां पे इस तरह की दुर्व्यवस्था और गंदगी फैलाई गई थी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैंने इसकी कंप्लीट रिपोर्ट मंगवाई हुई है टीचरों से कि इसकी आप हमें लिख के दीजिए। मैं इसको प्रशासन को इसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं इसको फॉरवर्ड करूँ। जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश का मुस्तकबिल संवारने के काबिल बनाया जाता है, वहाँ पर ऐसी फूहड़ता कई सवाल छोड़ती है, क्योंकि देश में सरकारी स्कूलों की हालात वैसे ही खस्ता है। उस पर स्कूलों के अंदर ये सब भी होने लगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। टीम न्यूज़ नेशन बन रही हमारे साथ, तुरंत आप आ रहे हैं क्वेश्चन आवर में।